मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो अब देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी का तोड़ की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ये भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी है। मध्य प्रदेश में तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उड़ीसा, इसमें कोई मैनेजमेंट की बात नहीं है। दिल्ली की जनता देख रही है कि किसने वास्तविकता में दिल्ली के लिए। सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका इस नए डिबेट शो में। तो दोस्तों, आपको अगर पॉलिटिकल न्यूज और डिबेट शो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। दोस्तों, आपका लाइक, कमेंट, शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और तो आइए बढ़ते हैं डिबेट की ओर, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आज की इस डिबेट में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल का कोई तोड़ और दिल्ली का बदलाव बीजेपी क्यों अफोर्ड नहीं कर पाई? पिछले 25 साल से 6 चुनाव विधानसभा के वो खारिज कर दिया दिल्ली की जनता ने। ये क्यों? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी का तोड़ की तो हमें जरूरत ही नहीं है। उनकी पार्टी में खुद ही इतना तोड़ हुआ है जब से वो पार्टी बनी है अन्ना आंदोलन से। आप सोचिए, पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास, शादिया इल्मी, अरे इतने सारे लोग। और आपको पता है वो टोपी ओपी पहनते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप में से बहुतों को नहीं पता, उनकी पार्टी में एक लोकपाल थे। हिज नेम वाज एडमिरल रामदास। फेंकाए दिए उनको। यानी ऐसी टोपी पहनाई जनता को, अपनी पार्टी के अंदर का भी लोकपाल उन्होंने कर दिया। तो उनकी स्थिति ये है। बावजूद इसके सारी पार्टी टूट गई। अभी हाल फिलहाल में कैलाश गहलोत भी चले गए, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास उस ताले की चाबी है नहीं। 25 साल हो गए ना, ये तो सच्ची है ना। देखिए, ऐसा है, ये भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी है, अजब अलबेली पार्टी है, जो अपनी हरकतों से बनी हुई एक पहेली है। इसलिए ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट इन्हें मिला। 70 में 67, 70 में 62। आज तक किसी पार्टी को इतना नहीं मिला। मगर उसके बावजूद ये ऐसी इकलौती पार्टी है जिसे लगातार 3 लोकसभा चुनाव में शून्य मिला। 0, 0 एंड 0। ऐसा आपने एग्जाम्पल नहीं देखा होगा किसी स्टेट में कि 90% से ऊपर सीटें पाए विधानसभा में और लोकसभा में 0। लेकिन ये भी एग्जाम्पल है क्या सुधांशु जी कि 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उड़ीसा में सरकार बना ली, आंध्र में सरकार है, तमिलनाडु में आउटरीच हो गया, केरला में आउटरीच हो गया, दिल्ली 25 साल। ये पहेली बीजेपी के लिए भी जिसे सुलझाना मुश्किल हो रहा है भाई। 24/7 मैनेजमेंट वाली पार्टी, 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं। देखिए, कांट मैनेज दिल्ली, ये भी है क्या? देखिए, इसमें कोई मैनेजमेंट की बात नहीं है। दिल्ली की जनता देख रही है कि किसने वास्तविकता में दिल्ली के लिए काम किया है और किसने दिल्ली का काम तमाम किया है। अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ तो दोनों दल साथ साथ थे। उसके बाद भी हम 7 सीटें जीते। अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहा है? अच्छा, दोनों मजे की बात के आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। ये बीजेपी की बी टीम है, ये वो बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब सत्ता में आम आदमी पार्टी है मगर दोनों की लड़ाई बीजेपी से है। इसका मतलब हो गया, अब इतना तो साफ हो गया ना, कि दिल्ली के राजनीति के केंद्र में अब हम हैं। दोनों दल मिलकर लड़ चुके हैं और दोनों दल एक दूसरे से अलग होकर भी हम ही को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इस बार कितनी सीटें सुधांशु जी? इस बार हमें ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा और निर्णायक रूप से पराजय का सामना तो करना 49 था 1993 में। इस बार हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। जो एक असलियत थी उसके चेहरे की, वो उभर के आ चुकी। जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो अब मुझे लगता है रंग उतरने का वक्त। तो प्रवेश वर्मा का भी इस चुनाव में रंग उतरा क्या है? जिनके पास एक लेगेसी है साहिब सिंह वर्मा की, वो रंग भी उतरा क्या सुधांशु जी? और खुले तौर पर 1100 रुपए बांटते हुए, जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट थे, हालांकि उस वक्त कैंडिडेचर उनका घोषित नहीं हुआ था, ये रंग प्रवेश वर्मा का उतरा। गलत है क्या डेमोक्रेसी के हिसाब से? और पार्टी की शय भी है क्या कि भाई चलिए बांटिए, 1100 रुपए बांट दीजिए, साड़ी, कंबल, जूता सब खुलेआम बांटिए और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट मुझसे ज्यादा आप समझते होंगे। इट कैन नॉट बी डन। देखिए, देयर आर 2 एस्पेक्ट। इसके 2 पक्ष है, एक तकनीकी पक्ष है और एक नैतिक पक्ष है। तकनीकी दृष्टि से आप देखें तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता लागू हो जाती है। तो पार्टी के बिहाफ पर आप किसी भी प्रकार की कोई चीज देते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष नजर आएंगे तो कार्रवाई होगी। कोई कैंडिडेट तब आचार संहिता के दायरे में आता जिस दिन उसने नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले वो कैंडिडेट नहीं है। ये तो टेक्निकल पक्ष है। मगर नैतिक पक्ष तो ये है, जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं ये तो वो हैं जिन्होंने ऑफिशियली सरकारी आदेश के द्वारा एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया है।
ऐसा भारत में कोई आपको सरकार नहीं मिलेगी जिसने एक बोतल के बदले दूसरी बोतल नहीं, लेकिन दारू की सुधांशु जी फ्री एक दी। सवाल ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर एन इंस्टांस अगर गलत कर रही है तो वो पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, पार्टी विद द डिफरेंस जिसका टैगलाइन है, वो इस बात को एडवोकेट करने लगे कि भाई चलिए बांटिए 1100। नहीं, देखिए, नंबर 1 मैंने कहा कि जब चुनाव आचार संहिता घोषित होती है तो पार्टी के फोरम पे या इनडायरेक्टली पार्टी से कनेक्टेड नहीं हो सकता, और जब नामांकन कर दिया प्रवेश वर्मा ने उसके बाद उनके ऊपर लागू होता। फिर भी चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। अब चुनाव आयोग इसके ऊपर जो भी निर्णय लेगा पार्टी उसके बारे में हम लोग वही पार्टी तय क्या करेंगे। पार्टी को भी संज्ञान लेने की जरूरत थी अगर चुनाव आयोग ने मैंने तो संज्ञान आपसे टेक्निकली कहा ना, नामांकन करने के बाद ही लागू होता है। जैसे देखिए, पार्टी यह तय करती है कि किसको किस भूमिका में रहना है, और मेरा मानना है आपको जीवन में किस भूमिका में रखना है, रहना है, ये नियति तय करके भेजती है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। जैसा आपको होना होता वैसी सहायक परिस्थितियां मिलती हैं, और आप खुद नहीं जाते, परिस्थितियां आपको वहां पहुंचा देती हैं। मुझे लगता है जो व्यक्ति जिंदगी में 40 भी पहुंच गया होगा उसने जरूर रियलाइज किया होगा कि अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस अपनी लाइफ का करेगा तो उसे समझ में आएगा कि हर चीज आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई। आप समय समय पे परिस्थितियां बदलती रही और लोग कहां से कहां पहुंच गए, बताइए। लेकिन टेन्योर आपका खत्म हो रहा है राज्यसभा का, लोकसभा लड़ेंगे सुधांशु त्रिवेदी? ऐसा ख्याल आता है मन में कि सेफ पैसेज हो गया, अब चलिए जनता के बीच जाकर कम से कम मैंडेट भी लिया जाए? देखिए, मेरा मानना है राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि देश के अंदर बदलाव क्या आ रहा है, उस बदलाव में पार्टी आपकी क्या भूमिका तय कर रही है, उस भूमिका के अनुसार कार्य करना है। सब लोगों को अपना अलग अलग काम दिया जाता है, उसके हिसाब से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो समझता है, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हर चीज के ऊपर बहुत सतर्क और सजग दृष्टि रखता है। बदलाव की तरफ नहीं, हर बदलाव चीज होना पे। चाहिए। इफ यू आर इन किसको- पॉलिटिक्स देन किस सीट, इवन पार्टी के अंदर ही नहीं, पार्टी के बाहर भी दूरदृष्टि रहती है किन चीजों में क्या चेंजेस आने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक बात बताऊं, अब भारत को विकसित राष्ट्र बनना था तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हर आदमी सोचेगा, पावर भी तो होनी चाहिए, बिजली, एनर्जी। अब एनर्जी जब हमारी सरकार आई, मोदी जी की सरकार, तो हमारा मोर देन 60% जो एनर्जी आती थी वो कोल से आती थी। अगर हमें सारी एनर्जी कोल से लानी थी तो ये फाइनेंशियली और एनवायरमेंट के ऊपर हैवी इंप्लीकेशन था। अब सोलर एनर्जी सेक्टर की तरफ जाना, ये तो हो सकता है प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी सोचा हो, पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, और वो इस सीमा तक आगे बढ़ेगा कि आपको पता है गवर्नमेंट जो टारगेट रखती है हमेशा उससे पीछे रह जाती है। भारत सरकार ने टारगेट रखा कि 2030 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 40% ग्रीन एनर्जी हो गया, एंड द टारगेट वाज अचीव्ड इन 22। अब रिवाइज टारगेट 2030 के लिए हो गया 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत को कैसे ले जाना है उसके लिए भी हमारे नेतृत्व की दृष्टि बाकियों से बहुत अलग है। इसीलिए सुधांशु समझ- जी, लेकिन मैं इसी सवाल पर आपको लेकर आना चाहती थी। बदलाव देश में, देयर आर मेनी फेदर्स। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें, हमने अभी अभी एक चैनल क्रिएट किया है, नया ही चैनल बनाया है, आप लोगों के लिए ही ये चैनल बनाया है। आप तक ऐसे ही वीडियो हम निरंतर पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए ऐसे डिबेट शो और पॉलिटिकल से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।